स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को इजाजत दे दी है कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर तक हमला कर सकता है। तो वहीं रूस एक रणनीति के तहत यूक्रेन के ऊर्जा संस्थानों पर हमला कर उसे अंधेरे में डुबोने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 1000 दिन से ज्यादा होने वाले हैं। 24 फरवरी 2022 को रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। जानकारों का मानना था कि यूक्रेन ज्यादा दिनों तक संघर्ष में टिक नहीं पाएगा, लेकिन अमेरिका समेत नाटो और अन्य यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन करीब 3 सालों से रूस के हर हमले का करारा जवाब दे रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोला, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। ओडेसा पर रूसी हमले में 8 लोग मारे गए, जबकि सुमी में एक रूसी मिसाइल के आवासीय इलाके में गिरने से 11 लोग मारे गए। इसके अलावा खेरसौन में भी 4 लोगों के मरने की खबर है। वहीं रूसी सेना ने दोनेत्स्क के एक गांव नोवो लेक्सांद्रिवका पर कब्जा करने का दावा किया है। इसके अलावा रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को भी निशाना बना रहा है, जिसके कारण कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट की स्थिति है। इन हमलों से स्थानीय लोगों को ठंड के मौसम में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते एक ऐसा फैसला किया है जिससे यूक्रेन रूस में संघर्ष की आग और भड़क सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका निर्मित लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। यूक्रेन के सैनिक अब रूस के अंदर हमला करने के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। ATACMS एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसका निर्माण अमेरिकी डिफेंस कंपनी करती है। यह अब तक की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है, जो 300 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिकी नीति में यह बदलाव कथित तौर पर कुर्स्क सीमा क्षेत्र में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की हाल में की गई तैनाती के प्रतिक्रिया में आया है। दूसरी तरफ रूस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन को रूस तक अमेरिकी मिसाइल दागने की अनुमति देने के किसी भी अमेरिकी निर्णय का मतलब होगा कि वह सीधे संघर्ष में शामिल है। क्रेमलिन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन पर संघर्ष को बढ़ाने का आरोप लगाया है। रूस ने अमेरिकी प्रशासन पर आग में घी डालने का भी आरोप लगाया। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पे। प्रोफेसर साहब, 1000 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को, लेकिन आज और कल में जो बड़ी खबर आई है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं इस वक्त, जो बाइडेन, उन्होंने जो अमेरिका निर्मित लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसकी इजाज़त दे दी है यूक्रेन को कि वो रूस के अंदर तक हमला कर सके। और रूस का कहना है कि इसको वो इस तरह से लेंगे कि अमेरिका और रूस एकदम आमने सामने आ गए हैं, इस तरह से इसको लेंगे। ये किस ओर जाता हुआ दिख रहा है अब? जोशी जी, ये मामला करीब 1 साल से भी ज्यादा से चल रहा है। जब से वो राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं पश्चिमी देशों से, अमेरिका से, कि उनको इन हथियारों को रूस के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए। अभी तक उनको यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत है, रूस के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अब हाल ये है कि केवल 7 सप्ताह बचे हैं राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में, और आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, उन्होंने बार बार साफ किया है कि वो यूक्रेन की सहायता शायद नहीं करेंगे और हथियार, उपकरण और दूसरी तरह की सहायता बंद हो सकती है। तो क्या इस तरह से युद्ध विराम हो सकता है? कुछ ही घंटों में G20 के शिखर सम्मेलन में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान यही एक प्रस्ताव वहां रखने वाले हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, और ये एक तरह से प्रॉमिस होना चाहिए कि यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा। तो इस तरह की हालात बनते हुए नजर आते हैं। तो दोनों तरफ से, रशिया से भी और रूस से भी और यूक्रेन से भी एक तनाव का हालात बने हैं कि यदि मान लीजिए युद्ध विराम होता है तो कहां पर होना चाहिए। तो दोनों ज्यादा से ज्यादा जगह रोकने की, हथियाने की कोशिश में एक तरह से नजर आते हैं। तो ये दबाव बनता हुआ नजर आता है, जिसमें जो बाइडेन ने ये बात कही कि वही हथियार जो हैं लंबी दूरी के, वो रूस में अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हाल ही में पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन ने फिर से इस बात को सेंट पीटर्सबर्ग में दोहराया था कि यदि लंबी दूरी के पश्चिमी देशों के हथियार रूस पर दागे जाते हैं तो वो उसको सीधा युद्ध में शामिल होना मानेंगे और उस तरह से उसका जवाबदेही करेंगे। तो तनाव
बढ़ता हुआ नजर आता है एक तरफ, और दूसरी तरफ हो सकता है कि G20 के शिखर सम्मेलन में इस पर बातचीत का क्या नतीजा निकलता है वो भी देखना होगा हम लोगों को। पर ये मुझे लगता है कि क्योंकि समय सीमा इसमें नजर आ रही है कि 5 जनवरी से शायद बदलाव हो जाएगा अमेरिका के रुख में यूक्रेन को लेकर, तो उसके चलते मुझे लगता है तनाव में दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो भूमि है उसको सर हथियाया यहाँ पर जाए। एक सवाल ये भी आता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो दोनों देशों के बीच में बातचीत की कोशिश करेंगे, वहाँ पर शांति की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो बाइडेन की ओर से जो ये फैसला लिया गया है, ये कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करेगा आने वाले प्रशासन के लिए? अमेरिका की तरफ से शुरू से ही दबाव बनाकर बातचीत शुरू करवाने की एक जो रणनीति है वो रही है। चाहे वो हथियार मुहैया कराना हो 50 देशों को इकट्ठा करके, या फिर वो स्विस पीस समिट ऑर्गेनाइज करनी हो जिसमें रूस को बुलाया नहीं जाता, तो ठीक उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए ये लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की एक नई शुरुआत है। पर फिलहाल लगता यह है कि ना रूस और ना यूक्रेन सीधी बात करने में किसी ने भी अपना रुझान सामने नहीं किया है। वो शुरू में जब युद्ध शुरू हुआ था तो पहले 2 या 3 सप्ताह में इस तरह की बातचीत हुई थी, कुछ आपसी बातचीत भी बैठकें हुई थी इसको लेकर, पर उसके बाद दोनों देशों ने बिल्कुल ये रुझान नहीं दिखाया कि वो बैठकर इसको सुलझाना चाहते हैं, इस बिल्कुल बातचीत को। बिल्कुल। सर एक सवाल और है, जिस तरह से रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पे हमला कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यूक्रेन के जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ ब्लैकआउट हो जाएगा, ठंड के दिन आने वाले हैं, काफ़ी परेशानी होगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? रूस की ये सैन्य रणनीति रही है कि इस तरह के जगहों पर वो हथियार अटैक करेगा जिसको लेकर बहुत ज्यादा विश्व में भर्त्सना ना हो। तो जिनको हम काउंटर वैल्यू टारगेट कहते हैं अंग्रेजी में, वो उन्होंने एनर्जी के जो एसेट्स हैं यूक्रेन के, लगातार उन पे उन्होंने अटैक किया है। और ऐसा माना जाता है करीब करीब 50% के आसपास जो ऊर्जा का उत्पादन है वो रुक चुका है इस वक्त यूक्रेन में। तो उससे क्या होता है कि आम जनता में एक हताहत का एक तरह से माहौल बनता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं लोग इसको लेकर। पर विश्व आपको उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता जिस तरह से यदि आप मान लीजिए सिविल जगह पे आप शहरों पे यदि अटैक होता है तो पूरा विश्व उसको क्रिटिसाइज करता है एक तरह से। ठीक है, तो ठीक ये है। रणनीति का हिस्सा है कि वो लगातार इनके एनर्जी जो प्रोडक्शन के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पे अटैक करते रहे हैं। ठीक और है वो सर, लगातार बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन दोनों विषयों पर तमाम आपका जो विश्लेषण है और जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों के बीच रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।